कुंडली के 12 लग्नों में से सिर्फ स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक लग्न ही सबसे ज्यादा प्रबल और समर्थ लग्न माना जाता है। इस लग्न के व्यक्तियों में अत्यंत इच्छा शक्ति, निश्चय और पैशन देखने को मिलता है। स्कॉर्पियो लग्न के व्यक्ति कठिनाइयां और व्यक्तिगत समस्याओं का सामना करते हैं, जिससे वो समर्थ बनते हैं। इस लग्न के व्यक्तियों को व्यक्तिगत जलन, गुस्सा और चालाकी से बचने की आवश्यकता होती है। हमें वृश्चिक लग्न क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, यह निर्धारित करते हैं हमारे पूर्व जन्म के कर्म और संस्कार। संस्कार कैसे? संस्कार हमारे माता पिता द्वारा जो हमको मिलते हैं, हमारे दोस्त बंधुओं के द्वारा हमें जो मिलते हैं, हमारे आसपास की सराउंडिंग के द्वारा जो हमें मिलते हैं, हम उसके अनुरूप ही अपना आचरण करते हैं। हम उसी के अनुसार लोगों को ट्रीट करते हैं, चीजों को टैकल करते हैं, जो हमारे जीवन में पाप और पुण्य का निर्धारण करते हैं, जिसकी वजह से हमें यह समझ में आता है कि हमें क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए। हम अपनी डेली लाइफ में जो कुछ करते हैं, हम जो अपने बड़े इवेंट्स के माध्यम से कुछ करते हैं, और हम अपने छोटे छोटे इवेंट्स में जो भी करते हैं, चाहे वो हमारा घमंड हो या एरोगेंस हो या ईगो हो या फिर कुछ छोटे मोटे पाप ही क्यों ना हो, हर वो एक चीज हमारे आसपास के लोगों के माध्यम से इन्फ्लुएंस्ड होती ही है। इसीलिए हमारे संस्कार ही ये डिसाइड करते हैं कि हम किस ओर जाएंगे और हमारा ये जन्म कैसा रहेगा, जिसके वजह से हमारा अगला जन्म डिसाइड होता है। और हम ये भी जान पाते हैं और समझ पाते हैं कि हमें इस जन्म के बाद मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये सब कुछ संस्कारों का खेल है, हमारी समझ का खेल है। हम जो लोगों के साथ रहते हैं, उनकी बातों से, उनके आचरण से मैनिपुलेट होते हैं। ये सारी चीजें हमारे कुंडली में बैठे हुए ग्रह डिसाइड करते हैं। अगर हमारी कुंडली में बैठे हुए ग्रह कमजोर अवस्था में होंगे तो हम बहुत आसानी से मैनिपुलेट हो जाएंगे। हमें कोई भी आके कुछ भी समझा के जाएगा और हम समझ जाएंगे, चाहे वो हमारे हित में हो या ना हो। बस यही सारी चीजें हमारे जीवन को बहुत आसानी से एक मोड़ दे देती हैं। फिर आपका आचरण चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना हो, वो प्रबल नहीं है और आपकी जो सराउंडिंग है वो खराब है, या फिर आपके घर का माहौल जो है वो खराब है, तो ये मान के चलिए कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। हमें जब अपने अंत समय में यह एहसास होता है कि हमने जो भी आचरण किया वहां पे हमें समर्पण करना चाहिए था, हमें एक मौका देना चाहिए था, हमें अपनी अंतर्ज्ञान को समझना चाहिए था, अंतर्दृष्टि का यूज करना चाहिए था। अगर हमें इस चीज का बोध हो जाता है अंत में, तब हमें स्कॉर्पियो लग्न यानी कि वृश्चिक लग्न मिलता है। तब हमें भगवान हमारे पश्चाताप को देखते हुए हमें मौका देते हैं और हमें जन्म देते हैं वृश्चिक लग्न में। जी हाँ, हर एक लग्न में जो हमारा जन्म होता है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म, हमारा पश्चाताप और हमारी इच्छाएं ही निर्धारित करती हैं। हमने जो लोगों के साथ किया, जो उनको दिया या जो भी उनसे हमने लिया, ये सारी चीजें निर्धारित करेंगे कि आपको कौन सा लग्न मिलेगा और आपका आचरण क्या होगा। क्योंकि हर एक लग्न के कुछ ट्रेट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं। तो वो कौन से ऐसे गुण हैं, ऐसे कौन से पॉजिटिव ट्रेट्स हैं स्कॉर्पियो लग्न के? डिटर्मिनेशन, विल पावर, इंट्यूशन, इंसाइट, पैशन, इंटेंसिटी, लॉयल्टी एंड रिसोर्सफुलनेस। ये सारे गुण होते हैं स्कॉर्पियो लग्न के जातक जातिकाओं के अंदर, जिसके वजह से ये अपनी लाइफ को बहुत अच्छा भी कर सकते हैं। और अगर इन्हीं गुणों पर उनका नियंत्रण नहीं रहा और इस पर उनको घमंड हुआ तो वो अपनी लाइफ को बर्बाद भी कर लेते हैं। हमारे जीवन में हमारे लिए जो अच्छा है, अगर हमने उस पर नियंत्रण नहीं किया तो वही हमारे लिए खराब हो जाता है। हमको ये भी भली बात ही समझना होगा। आपने सुना होगा कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी योग कारक प्लैनेट है और वो मजबूत स्थिति में है और अगर वो ओवर स्ट्रांग हो जाता है तो भी वो हमें दिक्कत देगा। हमारे जीवन में अगर हम किसी भी चीज की अति करेंगे तो वो अति हमारे लिए मारक या बाधक का रूप ले ही लेती है। वो कौन से अवगुण हैं जो स्कॉर्पियो लग्न के जातक जातिकाओं को जन्म के साथ मिलते हैं? ज्वेलसी, पजेसिवनेस, सीक्रेटिव नेचर, जिद्दीपन, रेस्टफुलनेस, मैनिपुलेटिवनेस, ये सारे अवगुण होते हैं स्कॉर्पियो लग्न के जातक जातिकाओं के अंदर। और उन्हें इन्हीं अवगुणों पर काम करना होता है, इन्हीं को ही नियंत्रित में रखना होता है। और जो उनके गुण हैं उन पर उनको काम करना होता है, जिससे वो अपनी इन स्किल्स को अच्छा कर सके और अपनी और अपने आसपास के लोगों की लाइफ को अच्छा कर सकें। मैंने आपको जैसा कि बताया कि हमारे जो संस्कार होते हैं, हमारे संस्कार क्या, जो हमें हमारे गुरुओं के माध्यम से मिलते हैं, हमारे माता पिता के माध्यम से मिलते हैं, और
हमारे आसपास के लोगों के माध्यम से मिलते हैं। हमारे अंदर जो भी ज्ञान होगा, जो भी समझदारी होगी, उससे हम अपने आसपास की चीजों को, आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे। अगर हमने किसी को गलत सलाह दी, गलत ज्ञान दिया, तो उसका इम्पैक्ट उसकी लाइफ में आएगा, और वो इम्पैक्ट अगर उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा हुआ और उससे और भी लोगों की लाइफ प्रभावित हुई, तो आप ये मान के चलिए कि इसका पाप आपको लगेगा। और अगर हम उसी ज्ञान का यूज सदुपयोग करके करेंगे, किसी को अच्छी एडवाइस देंगे, किसी को अच्छी बात बताएंगे, अच्छी राह दिखाएंगे, तो उससे उसकी जीवन का भला होगा। और जब उसका भला होगा तो आप ये मान के चलिए कि वो पुण्य भी आपके हिस्से में आएगा। जैसे पाप अगर आपके हिस्से में आता है तो आपके हिस्से में वो पुण्य भी आएगा। तो आपको बस क्या करना है, आपको अपने अवगुणों पर नियंत्रण रखना है, और जो आपके गुण है उस पर आपको काम करना है। उससे आपको अपना और अपने आसपास के लोगों का भला करना है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो समस्त 12 राशियों में इष्ट देव को लेकर चल रही है, और अभी तक हमने बात की थी तुला राशि में, और आज हमारा सफर आ पहुंचा है वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि के लोग कैसे होते हैं ये भी हमने जाना, और उनके क्या गुण और अवगुण होते हैं ये भी हमने जाना। अब हम ये जानेंगे कि हमारे जो इष्ट देव बनते हैं वृश्चिक राशि में वो कौन है। बृहस्पति देव हमारे इष्ट बनते हैं स्कॉर्पियो लगन की कुंडली में। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो के माध्यम से कि बृहस्पति देव हमारी कुंडली में जब भी हमारे इष्ट बनेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान बुद्धि का संचार करते हैं। हमें जो भी चीजें मिलती हैं हमें उसमें ज्ञान और विवेक और बुद्धि का ही यूज करना होता है, हमें वहां पर बल का यूज नहीं करना होता है। और जब हमें वृश्चिक राशि में हमारे गुरुदेव आएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी राशि कोई भी हो और उसमें आपके गुरुदेव अगर आते हैं तो आपको आपके जो ट्रेड्स होंगे वो पूरी तरीके से गुरुदेव के साथ ही इन्फ्लुएंस होंगे। नहीं, आपकी राशि का भी एक अहम रोल होता है। तो अगर वृश्चिक राशि में आपके इष्ट बन के गुरुदेव आए हैं तो आपके लिए क्या लाए हैं, क्या वो संदेश हैं जो 12 भावों के माध्यम से वो आपको देना चाहते हैं, जिसे आप कर कर अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं और अपने पूर्व जन्म के पापों को काट सकते हैं। 12 भावों के माध्यम से हमारे गुरुदेव आपको वो क्या संदेश देना चाहते हैं और कर्मों के माध्यम से आपको वो क्या बताना चाहते हैं, जिसे आप करके आप अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। वेलकम सेलेसियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। वृश्चिक लग्न में हमारे इष्ट देव जो कि बृहस्पति देव बनते हैं, वो अगर लग्न में आकर बैठेंगे तो हमें क्या देंगे, वो क्या संदेश है जो हमें वो देना चाहते हैं। लग्न में बैठकर बृहस्पति देव जातक और जातिकाओं को गंभीर बनाएंगे। जातक का जो शरीर होगा वो थुलथुला होगा, जातक चतुर होगा, चालाक होगा, जातक अपने ज्ञान के माध्यम से जाना जाएगा, जातक अपनी सूझबूझ के माध्यम से जाना जाएगा, जातक गंभीर होगा, जातक व्यर्थ की वाद विवाद में नहीं पड़ेगा, जातक का ज्ञान जातक की पर्सनालिटी से झलकेगा। अगर बृहस्पति देव बली होकर और पाप दृष्टि से युक्त नहीं होते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी पर्सनालिटी में ज्ञान और विवेक छलकेगा ही छलकेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले वीडियो के माध्यम से कि हमारे बृहस्पति देव की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। लग्न में बैठे बृहस्पति देव जब अपनी 5वीं दृष्टि से आपके संतान भाव को देखेंगे तो जातक की संतान ज्ञानवान होगी, जातक की पहली संतान पुत्र ही होगा। अगर संतान भाव में किसी भी मारक या बाधक प्लानेट की दृष्टि नहीं पड़ रही है या फिर किसी स्त्री प्लानेट की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो जातक की जो पहली संतान होगी वो पुत्र ही होगा, और वो पुत्र जातक की जीवन में एक अहम रोल प्ले करेगा। जातक जो हर वो चीज जो वो चाहता है वो तो वो अपने जीवन में पाएगा ही पाएगा, उस चीज में उसके पुत्र होने के बाद में उसमें बढ़ोतरी ही देखने को मिलती है। जातक की इनिशियल एजुकेशन बहुत अच्छे से होती है, जातक के अंदर ज्ञान का भंडार इस हद तक होता है कि वो बहुत कम एफर्ट्स में बहुत ज्यादा चीजें सीखने की लगन होती है उसके अंदर। 5th हाउस को देख रहे बृहस्पति देव अपनी दशा अंतरदशा में जातक के लव अफेयर रोमांस को बढ़ाएंगे, जातक के इनिशियल एजुकेशन को अच्छा करेंगे, जातक के संतान से रिलेटेड जो अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही होगी मारक या बाधक प्लैनेट से रिलेटेड उसको भी वो अच्छा करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि हमारे लग्नेश की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, वो 6, 8, 12 में ना हो और वो डिग्री वाइज बली होने चाहिए, वो अस्त अवस्था में भी ना हो। अगर आपके इष्ट देव और आपके लग्नेश अगर अस्त अवस्था में होते तो वो आपको पूर्णतः रिजल्ट देते नहीं दिखाई देंगे। अगर आपकी कुंडली में आपके लग्नेश अस्त हैं तो आपको पहले उनकी रेमेडी करनी है, उनको जागृत अवस्था में लेके आना है आपको। उसी तरीके से अगर आपके इष्ट अगर आपके अस्त होते हैं तो आपको उनको भी जागृत अवस्था में लेके आना है। अगर आप ऐसा कर पाने में कामयाब होते हैं और अपनी कुंडली को समझ पाने में कामयाब होते हैं तो आप ये यकीन मानिए कि आपको बृहस्पति देव के पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। लग्न में बैठे बृहस्पति देव जब अपनी 7वीं दृष्टि से आपके विवाह भाव को देखेंगे तो आप ये यकीन मानिए कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो एक ज्ञानवान होगा, उसका पूजा पाठ में रुचि होगी। अगर वो जातक है तो उसका विवाह जिस भी जातिका से होगा, और अगर वो जातिका है उसका विवाह जिस भी जातक के साथ में होगा उसका रुझान
पूजा पाठ में होगा ही होगा। वो ज्ञानवान होगा, वो धैर्यवान होगा, विवेकवान होगा। वो बड़ी से बड़ी चीजों को, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को टालने की कोशिश करेगा। वो व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ेगा या पड़ेगी। विवाह के पश्चात जातक के डेली वेजेस में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। पार्टनरशिप में भी गुरुदेव हमें लाभ देते दिखाई देंगे। गुरुदेव की दशा अंतरदशा में वो आपको हमेशा लाभ देते ही दिखाई देंगे। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में जो बृहस्पति देव की स्थिति है वो योग कारक होनी चाहिए, साथ ही साथ वो डिग्री वाइज बली होने चाहिए। अगर वो डिग्री वाइज बली नहीं है तो आपको उनकी रेमेडी करनी है। रेमेडी वही जो मैं आपको हर वीडियो के माध्यम से बताता आ रहा हूं, भाव बेस्ड रेमेडी। अगर आप उस भाव बेस्ड रेमेडी को भी करते हैं तो उस माध्यम से भी आप अपने कुंडली में बैठे हुए प्लैनेट को बली कर सकते हैं। मगर आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको रेमेडी हमेशा अपना कर्म समझकर करनी है। आपको रेमेडी को रेमेडी समझ के नहीं करना है कि जैसे हम अपनी डेली लाइफ को जीते हैं कि हमें जब भूख लगी तो हमने खाना खा लिया, नहीं लगी तो नहीं खाया। नहीं, रेमेडी हमारा कर्म है जिसे हमें करना ही करना है। हमें वहां पे अपनी इच्छा नहीं देखनी है, वो हमारा कर्म है। और यही वो कर्म होते हैं जो हमें हमारी जिंदगी के साथ अलाइन करते हैं। और जब हम अपनी जिंदगी के साथ, अपनी कुंडली के साथ अलाइन होते हैं तो हमारी कुंडली में जो भी हमारे प्लैनेट बैठे हुए होते हैं, जो भी हमें वो संदेश देना चाहते हैं या जो भी हमें वो कर्म बताते हैं, हमारे कर्म उसके साथ अलाइन होते चले जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हमारे आसपास के लोग, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त बंधु हमें किस तरीके से हमारी लाइफ से मैनिपुलेट कर पाने में कामयाब होते हैं। वो उनका कामयाब होना, हमारे कुंडली में जो हमारे प्लैनेट होते हैं अगर वो कमजोर स्थिति में है तो हम बहुत आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारी कुंडली के योग कारक प्लैनेट हमारे साथ में है तो हमें कोई भी वो मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आपने अपनी जिंदगी में देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आप बहुत सारी चीजें समझाते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आती है या फिर वो आपकी बातों में नहीं आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह है कि उनकी कुंडली में जो भी प्लैनेट है वो मजबूत स्थिति में है। कुछ लोग यहाँ पे ये भी कहते हैं कि आपकी कुंडली में या उस जातक या जातिका की कुंडली में जो चंद्र की स्थिति है वो बहुत अच्छी है। नहीं, जरूरी नहीं है कि चंद्र देव ही आपके मन को रिप्रेजेंट करे। मन को तो वो रिप्रेजेंट करते ही करते हैं, लेकिन अगर आपका लग्नेश कमजोर है, आपकी जैसे कि स्कॉर्पियो लगन में आपके लग्नेश मंगल देव बनते हैं, आपके मंगल देव कमजोर है और इस स्थिति में आपका चंद्र चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, आपका मन भटकेगा ही भटकेगा। हमें हमारा लग्न देखना होता है, हमारा जो लग्नेश है उसको देखना होता है। हर एक कुंडली में जो हमारे 12 भाव होते हैं, उस 12 भावों के माध्यम से जिस भी ग्रह को जो डिपार्टमेंट दिया जाता है, उस डिपार्टमेंट को जो भी प्लैनेट हमारी कुंडली में रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उस प्लैनेट का अहम रोल होता है। और जो काल पुरुष की जो कुंडली होती है जिसमें हमारी माता के कारक बनाए गए हैं चंद्रदेव को और पिता के कारक बनाए गए हैं सूर्यदेव को और गुरु के कारक बनाए गए हैं गुरुदेव को, तो उनकी स्थिति जरूर देखी जाती है, लेकिन उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमारी कुंडली के हिसाब से कम और ज्यादा होता है। अगर हम यहाँ पर वृश्चिक लग्न की बात करते हैं तो हमारे लग्नेश यानी कि मंगल देव की स्थिति जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतना ही ज्यादा आपका व्यक्तित्व स्ट्रांग होगा। यहाँ पर अगर आपके चंद्र कमजोर भी होते हैं तो भी आपके व्यक्तित्व में इतनी गलतियां, इतनी कमियां नहीं दिखाई देंगी जितने मंगल देव के कमजोर होने से दिखाई देंगी। तो आपको यह बात भी बहुत आसानी से समझनी होगी कि किस तरीके से हमारी कुंडली के जो प्लैनेट है, जो हमारे लगनेश है, जो हमारे लगने से ये डिसाइड करते हैं कि किस प्लैनेट को कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया, वही प्लैनेट उस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। साथ ही साथ जो काल पुरुष की कुंडली में एक कारक ग्रह बनाया गया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि माता को रिप्रेजेंट करने के लिए चंद्रमा बनाया गया है, पिता को रिप्रेजेंट करने के लिए सूर्यदेव को बनाया गया है, भाई बहनों को रिप्रेजेंट करने के लिए मंगल देव को बनाया गया है। उसी तरीके से उनकी स्थिति भी देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लग्नेश की इन्वॉल्वमेंट काफी है। लग्नेश की इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो 80 से 90% चली जाती है उस कंडीशन में। और जो काल पुरुष की कुंडली में जिनको रिप्रेजेंट किया गया है, चंद्रदेव, सूर्यदेव या मंगल देव, किसी को भी उनकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो कम हो जाती है। हमारी कुंडली में जो भी हमारे ग्रह हैं, उन ग्रहों को देखना और उन ग्रहों को ही समझना हमारे लिए उचित रहेगा। जरूरी नहीं है कि अगर आपके माता के साथ रिलेशन खराब है या आपकी माता का स्वास्थ्य खराब है तो आप चंद्रमा की स्थिति देखें। नहीं, आप ये देखिए कि आपके कुंडली में चौथे भाव का कारक कौन है। अगर आप ये देख पाने में समर्थ होते हैं तो आप अपनी कुंडली को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और उसके अनुरूप कार्य करके आप अपने जीवन को अलाइन कर पाने में कामयाब रहेंगे। लग्न में बैठे हमारे गुरुदेव जब अपनी 9वीं दृष्टि से आपके धर्म भाव को देखेंगे तो जातक की हायर एजुकेशन को अच्छा करेंगे, जातक की छोटी बहन के साथ रिलेशन अच्छा करेंगे, जातक के जमाई के साथ रिलेशन अच्छा करेंगे। यहां से हम पूर्व जन्म में जो हम धन संचित करते हैं, जो भी हमने धन कमाया है या फिर जो भी हमने पाप पुण्य कमाए हैं, वो भी हमें यहाँ से देखने को मिलता है। अगर हमने किसी के साथ गलत किया है तो उसका दंड भी हमें धर्म भाव से ही देखने को मिलता है। यहाँ पर आप ये सोचने की गलती कदापि मत कीजिएगा कि आपकी कुंडली में गुरुदेव योग कारक स्थिति में होकर बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टि
धर्म भाव में पड़ रही है, तो अगर आपने पूर्व जन्म में कोई भी पाप किया होगा या कोई भी ऐसा घृणित कार्य किया होगा जिसका दंड आप इस जन्म में लेकर आए हैं, तो वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, आपके लिए गुरुदेव वो मार्ग जरूर खोल देंगे जिसका अनुसरण करके आप वो पश्चाताप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके लाइफ में जो ज्यादा व्यवधान आने वाले हैं उसको आप कम जरूर कर सकते हैं। लेकिन आप ये मान चलिए कि जो आपकी लाइफ में व्यवधान आने वाले हैं, जो आपको दंड मिलने वाला है, आप उसको खत्म कर लेंगे नहीं। एस्ट्रोलॉजर्स जो भी होते हैं वो भगवान के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, वो आपको बस राह दिखा सकते हैं, आपका पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। कभी भी आप ये सोचने की गलती मत कीजिएगा कि अगर आपके जीवन में कोई इवेंट लिखा है या आपने पूर्व जन्म में कोई पाप किए हैं और आप इस जन्म में अपना किसी को गुरु बना लेते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के मार्गदर्शन पर चलते हैं, तो आपको उन पापों की सजा नहीं मिलेगी। पापों की सजा तो मिलेगी, लेकिन उन पापों की सजा को किस तरीके से कम किया जा सकता है या फिर उस पापों की सजा से आपको किस तरीके से बाहर निकाला जा सकता है, ये कार्य एस्ट्रोलॉजर्स कर सकते हैं, ये कार्य गुरुदेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि जो आपने पूर्व में पाप किए हैं उसका आपको दंड नहीं मिलेगा, उससे आपको कोई बचा लाएगा, तो ये आपकी सोचना बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। अब वो ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसे आप कर कर लग्न भाव में बैठे बृहस्पति देव और अपनी 5वीं दृष्टि से देख रहे संतान भाव और 7वीं दृष्टि से देख रहे विवाह भाव और 9वीं दृष्टि से देख रहे धर्म भाव को अच्छा कर सकते हैं। लग्न भाव में बैठे गुरुदेव को बल देने के लिए, उनको स्ट्रांग करने के लिए आपको पुखराज धारण करना चाहिए। आपको पुखराज सोने के अंगूठी में पहनना है और जो भी आप अंगूठी पहनेंगे वो 22 कैरेट से कम ना हो। बृहस्पतिवार वाले दिन या फिर गुरु पुष्य नक्षत्र में अगर आप इसे धारण करते हैं या फिर गुरु पुष्य नक्षत्र नहीं पड़ता है तो किसी शुभ मुहूर्त में गुरुवार वाले दिन अगर आप ये धारण करते हैं तो आप यकीन मानिए कि बृहस्पति देव आपको हर दुविधा, हर समस्या से बाहर निकालते ही दिखाई देंगे। अब अगर हमारे बृहस्पति देव धन भाव में बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे? धन भाव में बैठते ही हमारे बृहस्पति देव भाव बली हो जाते हैं। यहां पर वो आपको पिता से मिलने वाले धन से लाभ दिलवाएंगे, आपको पैतृक संपत्ति बहुत आसानी से मिल जाएगी। गुरुदेव की दशा अंतरदशा में अगर आपके परिवार में कोई भी डिस्प्यूट चल रहा होगा आपकी पैटर्नल प्रॉपर्टी को लेके, तो उससे भी आपको निकालने का वो रास्ता दिखाएंगे। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि धन भाव पे किसी मारक या बाधक प्लैनेट की युति ना हो या फिर वहां पे कोई उनकी दृष्टि ना हो। अगर इस तरह की कोई युति या फिर कोई दृष्टि संबंध बन रहा हो तो आपको उसकी रेमेडी करनी होगी। धन भाव में बैठे बृहस्पति देव, ये देखने को मिलता है कि जातक का जो रुझान होता है वो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही मार्गदर्शन देंगे, अपने बच्चों को सही आचरण देंगे, सही संस्कार देंगे, तो वो पढ़ भी सकते हैं। लेकिन उनका जो रुझान होता है वो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा विरक्त होता दिखाई देता है। अगर जातक या जातिका का कोई पैटर्नल बिजनेस चल रहा होगा तो जातक या जातिका उस बिजनेस को भी आगे ले जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी देखने को मिलता है हमारे अगर लग्नेश कमजोर होते हैं तो जातक या जातिका अपने पैटर्नल बिजनेस में कोई रुचि लेता दिखाई नहीं देगा। धन भाव में बैठे बृहस्पति देव जब अपनी 5वीं दृष्टि से आपके रिपु भाव को देखेंगे तो यहाँ पर वो शत्रुहंता योग बनाएंगे। आपके जो छुपे हुए शत्रु होंगे वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आपके साथ कोई शत्रुता करेगा तो आप ये मान चलिए कि उसको मुंह ही खानी पड़ेगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको गुरु के आचरण के विरुद्ध जाकर कोई कार्य नहीं करना है, किसी को गलत सलाह नहीं देनी है। जैसा कि आपका जो लग्न है वो स्कॉर्पियो, वो वृश्चिक है, तो आपका लग्न भी ये कहता है कि आपको अपने ज्ञान, अपनी बल का प्रयोग किसी को सताने के लिए या फिर किसी को परेशान करने के लिए नहीं करना है। अगर आप ये चीज नहीं करते हैं और अपने अवगुणों पर नियंत्रण कर पाते हैं, साथ ही साथ आप अपने ज्ञान का यूज किसी को मैनिपुलेट करने में नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपके ये एक अवगुण है जो आपको बाय डिफॉल्ट मिला है वृश्चिक राशि के रूप में, और आपने इस अवगुण पर नियंत्रण रख लिया, तो आप ये यकीन मानिए कि अगर आपके कोई छुपे हुए शत्रु होंगे तो बृहस्पति देव उनका हनन ही करते दिखाई देंगे। बृहस्पति देव अपनी दशा अंतरदशा में अगर जातक किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा या कर रही होगी तो उसको उसमें सफलता दिलाएंगे। अगर जातक के ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा हो, कोई लिटिगेशन चल रहा होगा या फिर अगर उसको कोई जेल यात्रा करनी पड़ी होगी तो गुरुदेव उसे अपनी दशा अंतरदशा में उससे बाहर निकालते ही दिखाई देंगे। जैसा कि मैं आपको हर एक कुंडली के माध्यम से बताता आ रहा हूं कि आपके इष्ट देव लग्नेश और भाग्येश ही ऐसे 3 प्लैनेट होते हैं जो आपको अपनी दशा और अंतरदशा के बिना भी आपको अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। बस उसकी कंडीशन ये है कि आपको अपने इन तीनों प्लैनेट को अपनी कुंडली के साथ में अलाइन करना है। अगर आप इन्हें अपनी कुंडली के साथ अलाइन कर पाने में कामयाब होते हैं, और उन्हें अलाइन कर पाने का एक ही मूल मंत्र है कि आपके जो प्लैनेट है यानी कि आपके भाग्य से आपके जो लग्नेश जहां पर भी बैठे हैं और आपके जो इष्ट देव जहां पर भी बैठे हैं वो आपको जो भी संदेश दे रहे हैं और जो कर्म बता रहे हैं करने के लिए, कर्म क्या, वो जो रेमेडी जो मैं आपको बताता हूं भाव बेस्ड रेमेडी,
वो आप करते हैं कर्म के रूप में, तो आप ये यकीन मानिए कि आपको उनसे रिलेटेड जो भी रिजल्ट है उसका इंतजार करने के लिए उनकी दशा या अंतर दशा का आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। धन भाव में बैठे बृहस्पति देव जब अपनी 7वीं दृष्टि से आपके मृत्यु भाव को देखेंगे तो जातक की आयु को तो वो लंबा करेंगे, साथ ही साथ जातक को एक उच्च दर्जे का रिसर्चर बनाएंगे। जातक का रुझान पढ़ाई लिखाई में हो या ना हो, लेकिन जातक हर एक चीज के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी लेके ही बैठा होगा। उसको हर एक चीज के बारे में जानना होगा, हर एक चीज के बारे में समझना होगा। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो जिनका पास ज्ञान नहीं है, जो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, लेकिन उनको हर एक चीज के बारे में जानना है। अगर उनके पास में कोई मशीन है तो उस मशीन को वो खोल डालेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि वो उसके अंदर ऐसा क्या है, वो कौन सा मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म को फॉलो करके वो मशीन रन कर रही है, या उसके अंदर ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो उसके उस मैकेनिज्म को तैयार कर रहे हैं। ऐसा आपने कई बार देखा होगा कई लोगों के जीवन में। तो वो क्यों होता है? वो इसी वजह से होता है कि जब आपका 8th हाउस एक्टिव होगा और वो अगर बृहस्पति देव की वजह से एक्टिव हो रहा है तो आपके अंदर इनबिल्ट ज्ञान होगा ही होगा। आप एक इशारे से, आपको अगर कोई समझाएगा, एक जरा हिंट भी देगा ना, तो अभी आपको हर एक चीज बहुत आसानी समझ में आएगी, जिसे समझने में बाकी लोगों को बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और वही सेम चीज आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगी। मृत्यु भाव से हम अपनी नीति अनीति, अपने कर्म कुकर्म को भी देखते हैं। हम पूर्व जन्म में कौन से हमने अच्छे कर्म किए हैं, या फिर उसका इन्फ्लुएंस हमारे इस जन्म में किस लेवल पे आया है, हमारी जो नीति है वो किस लेवल पे हम उसको करेंगे, और हमारी जो अनीति है हम उस पर जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये सारी चीजें हमें मृत्यु भाव से ही देखने को मिलती हैं। अगर ये घर किसी मारक या बाधक प्लैनेट की दृष्टि में आ जाता है तो आप ये यकीन मानिए कि आपने पूर्व जन्म में अनीति का सहारा लिया ही था, और आपको इस जन्म में अपने इस भाव के माध्यम से उस अनीति का पश्चाताप करना ही पड़ेगा। जब तक आप उसका पश्चाताप नहीं करेंगे तो आप ये यकीन मानिए कि आपके लाइफ में कोई बड़ी बीमारियां भी दस्तक आपको दे सकती हैं। आपको उन बड़ी बीमारियों से बचने के लिए आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना होगा, जो आपने अनीति की है या आपके मारक या बाधक प्लैनेट जो इस घर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या जो आपको संदेश दे रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर आप कर्म करते हैं और आप पश्चाताप करते हैं तो आप ये यकीन मानिए कि जो बड़ी बीमारियां आपकी जिंदगी को प्रभावित करने वाली हैं उसका प्रभाव कम होगा और आपकी आयु लंबी होगी, जिससे आपके और आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके जो नियर एंड डियर वन है, उनकी भी लाइफ अच्छी होगी। धन भाव में बैठे बृहस्पति देव जब अपनी 9वीं दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे तो यहां से ये देखने को मिलता है कि जातक एक उच्च दर्जे का एस्ट्रोलॉजर भी बन सकता है। जातक की वाणी में इतना विवेक और न्याय होता है कि अगर वो किसी पक्ष धर्म का कार्य करता है या फिर किसी को सलाह देता है, अगर वो किसी का सलाहकार बन जाता है तो वो जिसको जो भी सलाह देगा वो अनुकूल हो या ना अनुकूल हो, लेकिन वो जिस भी व्यक्ति को वो सलाह देगा वो उसके लिए अनुकूल साबित होगी, चाहे वो शास्त्र संगत हो, तर्क संगत हो या ना हो। आप ये यकीन मानिए कि कर्म भाव को दृष्टि माध्यम से देख रहे या फिर कर्म भाव में बैठे बृहस्पति देव और इस पर किसी मारक या बाधक प्लैनेट की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो अगर इस तरीके की कोई जातक या जातिका होती है या होता है तो वो किसी को भी अगर सलाह देता है तो उसके जीवन को वो फर्श से अर्श तक ले जा सकता है। उसकी हर एक सलाह उस जातक या जातिका को जीवन में एक बहुत बड़े मार्गदर्शन का कार्य करती है। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपके गुरुदेव का संबंध 10th हाउस से बन रहा है, चाहे फिर वो वहां बैठ रहे हो या फिर दृष्टि संबंध से बन रहा हो, तो आपको कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। जैसे कि कभी भी आपको ज्यादा पूजा पाठ में इंडल्ज नहीं होना है। एक, अगर आपको उस घर से रिलेटेड रिजल्ट चाहिए, ये सबसे ज्यादा तब अप्लाई होता है जब कर्म भाव में बृहस्पति देव खुद बैठ रहे हो और आपको अपने घर में पूजा स्थान नहीं बनाना है। आपको मंदिर, पैगंबर जगह पे जितने भी पूजा पाठ के धर्म की जगह है वहां पर आपको दान धर्म बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बृहस्पति देव के पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखाई देंगे। आपको इन सारी चीजों से बचना है। कर्म भाव को दृष्टि माध्यम से देखने की वजह से आपको इन सारी चीजों को अवॉइड करना होगा। अगर आपको अपनी डेली लाइफ को, डेली वेजेस को बढ़ाना है, तो अगर आपको अपने कर्म स्थल में नाम चाहिए, फेम चाहिए, तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब ऐसी कौन सी वो रेमेडी है जिसे आप करके धन भाव में बैठे बृहस्पति देव और दृष्टि माध्यम से देख रहे रिपु भाव, मृत्यु भाव और कर्म भाव को आप अच्छा कर सकते हैं। धन भाव में बैठे बृहस्पति देव को अच्छा करने के लिए हर जातक जातिका को गुरुवार वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ध्यान रखिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको संकल्प लेके करना है और यह पाठ आपको टिल लाइफ करना है, हर गुरुवार को करना है।
आपको विष्णु जी की एक फोटो या कोई प्रतिमा लेकर उनके सामने एक घी का दिया प्रज्वलित करना है और उसके बाद आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। यकीन मानिए अगर ये पाठ आप करते हैं टिल लाइफ तो आप किसी भी समस्या से घिरे होंगे, या फिर आपके लिए कोई भी खड्डा खोद रहा होगा, या आपको कोई पीछे से आपकी लाइफ खराब कर रहा होगा, तो बृहस्पति देव आपको उससे बाहर निकाल के लाएंगे। आपकी जो विल पावर होगी, आपका जो इंट्यूशन होगा वो इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको पूर्वाभास होने लगेगा कि आपके लिए क्या हितकर है और क्या अनहितकर है, आपके साथ आपका कौन सा रिलेशन है और कौन सा रिलेशन नहीं है। आपकी इंट्यूशन पावर इस लेवल पर प्रबल हो जाएगी। अब अगर हमारे बृहस्पति देव पराक्रम भाव में बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से भी बताया है कि पराक्रम भाव में अगर आपके बृहस्पति देव आते हैं तो यहां पर आपको बल का प्रयोग कदापि नहीं करना है। हाँ, वृश्चिक राशि होने की वजह से आपके अंदर बल को लेकर अभिमान तो होगा ही होगा, लेकिन आप यकीन मानिए कि आप बल के माध्यम से अपनी जिंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा हो रहा होगा और आप बल का प्रयोग कर देंगे तो आप यकीन मानिए कि आप अपने उस कार्य को खराब कर बैठेंगे। हो सकता है कभी कभी आपके प्लैनेट की स्थिति अच्छी हो और आपको उसमें क्षणिक लाभ देखने को मिल जाए, लेकिन वो लाभ आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिनों तक टिकेगा नहीं। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका पराक्रम भाव एक्टिव है तो और उसमें आकर गुरुदेव बैठते हैं तो आपको हमेशा अपने ज्ञान और बुद्धि का ही परिचय देना है, अपनी तर्क शक्ति का परिचय देना, अपनी कूटनीति का परिचय देना है। पराक्रम भाव में बैठे बृहस्पति देव आपको एक उच्च दर्जे का कूटनीतिक बना देंगे। आपके अंदर ज्ञान और विवेक की इस लेवल की क्षमता होगी कि आप अपने दुश्मनों से, अपने जो प्रतिद्वंदी होते हैं, आप उनका खंडन कर सकेंगे कूटनीति के माध्यम से। जातक के जो संबंध है अपने छोटे भाई के साथ में वो बहुत मधुर होंगे। जातक बहुत शांत स्वभाव का होगा, लेकिन ये देखने को मिलता है कि कभी कभी कि जातक के जो छोटे भाई होते हैं वो मानसिक तौर पे अशांत होते हैं, या उनके अंदर डिप्रेशन की समस्या देखने को मिलती है, या फिर ये भी देखने को मिलता है कि अगर वो अपने बड़े भाई के साथ नहीं रहते हैं या अपने बड़े भाई से पृथक हो जाते हैं तो उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि फाइनेंशियली और फिजिकली। तो आपको इन सारी चीजों से बचने के लिए अपने छोटे भाई का साथ देना है। अगर आपका छोटा भाई भटक रहा है तो आपको उसका मार्गदर्शन करना है, उसको सही रास्ते पे लेकर आना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ये यकीन मानिए कि पराक्रम भाव में बैठे बृहस्पति देव आपको शुभ रिजल्ट ही देते दिखाई देंगे। यहां तक कि अगर जातक के कोई पैटर्नल बिजनेस भी होगा तो उसमें भी उसकी ख्याति बढ़ेगी। पराक्रम भाव में बैठे बृहस्पति देव जातक के व्यवसाय में, जातक की ख्याति में, जातक की कीर्ति को बढ़ाने में मदद करेंगे। जातक की जो छवि होगी वो एक उच्च दर्जे के ज्ञानवान व्यक्ति के रूप में होगी, एक उच्च दर्जे के बिजनेसमैन के रूप में होगी। बस आपका जो आचरण है वो गुरुदेव के अनुरूप होना चाहिए, वो मंगल देव के अनुरूप नहीं जाना चाहिए। पराक्रम भाव में बैठे बृहस्पति देव जब अपनी 5वीं दृष्टि से आपके विवाह भाव को देखेंगे तो जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा वो पूजा पाठ करने में उसकी रुचि होगी, वो उच्च दर्जे का ज्ञानी होगा। अगर वो जातक है तो जातिका, और अगर जातिका है तो जातक, विवाह उपरांत जातक के डेली वेजेस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पार्टनरशिप में भी जातक को फायदा ही होगा। पराक्रम भाव में बैठे बृहस्पति देव जब अपनी 7वीं दृष्टि से आपके धर्म भाव को देखेंगे तो जातक की हायर एजुकेशन को अच्छा करेंगे। जातक के जो पूर्व जन्म के पुण्य होंगे, जातक का जो पूर्व जन्म का धन होगा वो उसको इस जीवन में दिलवाएंगे। वो किसी भी माध्यम से हो सकता है, वो आपके रिश्तेदारों के माध्यम से हो सकता है, वो आपके दोस्त बंधु के माध्यम से हो सकता है, या फिर वो किसी अपरिचित के माध्यम से भी हो सकता है। वो धन आपको किसी ना किसी रूप से मिलेगा ही। आपके जीवन में जो सडन धन लाभ होता है वो 9th हाउस से यानी कि धर्म भाव से ही देखा जाता है। धर्म भाव को दृष्टि माध्यम से देखने की वजह से जातक की छोटी बहन और उसके जमाई के साथ रिलेशन भी अच्छे होंगे। जातक की जो छोटी बहन होगी वो भी पूजा पाठ करने में रुचि लेती होगी। पराक्रम भाव में बैठे शनिदेव जब अपनी 9वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे तो जातक की जो डिजायर्स होंगी वो बहुत प्रबल होंगी। जातक जो भी वो पाने की इच्छा रखेगा वो पा लेगा, लेकिन उसको अपने अवगुणों पर काबू रखना होगा, जो अवगुण मैंने आपको शुरुआत में बताए हैं। स्कॉर्पियो लग्न में होने की वजह से उसके अंदर जो भी अवगुण आते हैं आपको उन अवगुणों पर नियंत्रण रखना होगा। साथ ही साथ आपको जो दूसरों को सलाह देनी है वो उचित सलाह ही देनी है, या फिर आप उसको सलाह मत दीजिए। आप ये यकीन मानिए कि आप अगर किसी के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं या फिर आप एज ए कंसल्टेंट के रूप में भी कार्य करते हैं तो आपको इस प्रोफेशन में फायदा देखने को मिलेगा। एज ए कंसल्टेंट या एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पे अगर आप कार्य करते हैं तो भी आपको उसमें फायदा देखने को मिलेगा। आप एक अच्छा धन अर्जित कर पाने में कामयाब रहेंगे। अगर आपका कोई व्यवसाय है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3rd भाव में बैठे बृहस्पति देव आपको व्यवसाय करने के लिए उकसाएंगे ही उकसाएंगे। अगर आप व्यवसाय करते हैं या आपका कोई पैटर्नल व्यवसाय होता है और आप उसे करते हैं तो
जातक जो उस व्यवसाय को जिस भी बुलंदियों तक ले जाने की सोचेगा वो वहां तक पहुंचा पाएगा। लेकिन इसमें आप ये सोचने की गलती कदा भी मत कीजिएगा कि जातक अपनी कैपेबिलिटीज के विरुद्ध जाकर कुछ सोच पाएगा। नहीं, जातक का जो पोटेंशियल होगा वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से ही सोचेगा। वो एक अलग बात है कि वो अपने पोटेंशियल को सही वे में आंक पाता है या नहीं आंक पाता है, लेकिन गुरुदेव उसके अंदर इतनी बुद्धि और समझ देंगे कि वो जिस भी लेवल में सोच रहा होगा, बृहस्पति देव से इन्फ्लुएंस जो भी जातक या जातिका है, अगर उसकी सोच बहुत बड़े लेवल की है और अगर उसको किसी न किसी पहलू पे प्रैक्टिकल होकर यह एहसास होता है कि वो अभी वो चीज को पाने में कामयाब नहीं है या उसके लायक नहीं है, तो आप ये यकीन मानिए कि आप अपने आप को बहुत कम आंक रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव ही एक ऐसे देव हैं, अगर वो आपको उच्च सोच दे रहे हैं, आपको कोई आइडिया दे रहे हैं और आपको लगता है कि आप उसको पाने के लायक नहीं है, तो आप ये यकीन मानिए कि आप अपना आकलन बहुत कम कर रहे हैं, आप अपने आप को बहुत तुच्छ आंक रहे हैं। अगर आप ये कार्य करना बंद कर देंगे तो आप यकीन मानिए जो भी आप सोच रहे हैं, आपकी डिजायर चाहे कितनी ही बड़ी और प्रबल क्यों ना हो, आप वो पाने में, आप उसको हासिल करने में कामयाबी रहेंगे। अब वो ऐसे कौन से उपाय हैं जिसे आप कर कर पराक्रम भाव में बैठे बृहस्पति देव और दृष्टि माध्यम से देख रहे विवाह भाव, धर्म भाव और लाभ भाव को अच्छा कर सकते हैं। आपको हर गुरुवार को केलों का दान करना है। अगर आप केले का दान करते हैं तो आप ये यकीन मानिए कि आपको पराक्रम भाव से रिलेटेड और विवाह भाव, धर्म भाव और लाभ भाव से रिलेटेड आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर इसमें किसी मारक या बाधक प्लैनेट की दृष्टि आ रही होगी और इनसे रिलेटेड आपको जो रिजल्ट चाहिए उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा होगा, तो आप ये यकीन मानिए कि बृहस्पति देव जैसे ही आपकी कुंडली के साथ अलाइन होंगे तो आपको वो उससे बाहर निकाल लाएंगे। मैं आपको जैसा हर वीडियो के माध्यम से ये समझाता चल रहा हूं कि इष्ट देव की जो रेमेडी है वही आपके कर्म है, और आपको वो कर्म के माध्यम से करना है, ना कि आपको रेमेडी के माध्यम से करना है। अगर आप उसको एज ए रेमेडी समझ के करेंगे तो आप ये यकीन मानिए कि आप चाहे कितनी ही रेमेडी क्यों ना कर लें, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। हमें जो कर्म करने होते हैं वो कर्म यही है कि जो हमारी कुंडली हमसे क्या कह रही है, हमारे जो देव है, इष्ट देव भाग्य से या लगने से या और भी जो हमारे देव हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, आपके बुध देव हो सकते हैं, आपके शुक्र देव हो सकते हैं, आपके शनि देव हो सकते हैं, वो आपसे क्या कह रहे हैं, वो आपसे क्या करवाना चाह रहे हैं। अगर आप वो समझ जाते हैं, आप उनके अनुरूप व्यवहार करते हैं, तो आप उस भाव से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट को एक्टिव कर पाने में कामयाब रहेंगे। एक प्रश्न हमेशा हमको देखने को मिलता है और सुनने को मिलता है कि हमारी कुंडली में जो प्लेसमेंट है ग्रहों की, उन प्लेसमेंट को हम कैसे समझें, कैसे हम जाने कि कौन सा ग्रह हमारे लिए सही है, कौन सा ग्रह हमारे लिए खराब है। कभी कभी हमें यह भी देखने को मिलता है कि हमारी कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च का होकर बैठा है और वो डिग्री वाइज बली भी है, फिर भी वो हमको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो हम ये कैसे जानेंगे कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह हमारे साथ में अच्छा है, कौन सा ग्रह हमारे लिए खराब है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि काल पुरुष की कुंडली में हर एक ग्रह को कुछ रिलेशन दिए गए हैं। आप अपने आसपास के रिलेशंस को समझकर ये समझ सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपके लिए अच्छा कर रहा है, कौन सा ग्रह आपके लिए खराब कर रहा है। यहां पर आप ये समझने की गलती कदा भी मत कीजिएगा, जैसे कि अगर मैं यहां पर वृश्चिक लग्न की कुंडली को डिस्कशन कर रहा हूं और वृश्चिक लग्न की कुंडली में छोटे भाई बहनों को अगर कोई प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है तो वो है शनिदेव। लेकिन काल पुरुष की कुंडली में अगर हमारे छोटे भाई को कोई प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है तो वो है मंगल देव, और बहन को कोई प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है तो वो है बुध देव। तो आपको इनको समझना है, इसके साथ साथ जो हमारी कुंडली में जो उस रिश्ते को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको उनको समझना है। आप देखिए कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन से रिलेशन है जो आपके साथ बाधक बने हुए हैं या आपके लिए मारक बने हुए हैं। मारक कौन से रिश्ते होते हैं? मारक वो रिश्ते जो आपको ऊपर जाने से रोक रहे हो, वो नहीं जो आपका बुरा करना चाहते हो, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हो। नुकसान वो जिसमें अगर आपकी मृत्यु भी हो जाए या आपके हाथ पैर भी टूट जाए या फिर आप बेड पर आ जाए, इस लेवल का अगर आपको कोई प्लैनेट नुकसान पहुंचाना चाहता है तो आपको उस प्लैनेट से रिलेटेड रिश्तों को देखना होगा। आप देखिए कि आपकी बहन के साथ आपके रिलेशन क्या है। आपकी बहन आपको सड़क पर लाना चाहती है, आपकी बहन आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है, या आपकी बहन आपके माँ बाप को इन्फ्लुएंस करके आपके रिलेशन उनसे खराब करा रही है। आपको ये सारी चीजें समझनी होगी। अगर वो सिर्फ और सिर्फ रिलेशन खराब करा रही है तो आपकी कुंडली में आपका जो बुध है वो बाधक है, और अगर वो आपको घर से बाहर निकलवा रही है और आपको दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर रही है तो वो बुध आपके लिए मारक है। इसी तरीके से अगर आपकी कुंडली में आपके मित्र आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो आपकी कुंडली में आपके जो शनिदेव है वो बाधक हैं, और वही मित्र आपको कहीं फंसा देते हैं, कुछ ऐसा कृत्य कर देते हैं
जिसमें करते तो वो है लेकिन नाम आपका बदनाम होता है, सजा आपको मिलती है, तो वो आपके लिए मारक है। इस तरीके से आप हर प्लैनेट से रिलेटेड जो रिश्ते होते हैं उनको अगर आप समझ गए तो आप उस प्लैनेट को अच्छा कर सकते हैं। साथ साथ आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो उस घर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपके भाई बहनों का है, जो आपके मामा मामी का है, जो आपके बुआ फूफा का है, माँ बाप का है। ऐसे कौन से घर को कौन सा प्लैनेट रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जब ये दोनों प्लैनेट मिलेंगे तब आप ये समझ पाएंगे कि किसका इन्फ्लुएंस किस हद तक है। आप ये यकीन मान लीजिए कि जैसे कि हमारी जीवन में बुध देव रिप्रेजेंट करते हैं बेटी को, बुआ को, बहन को, तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी बेटी के साथ अगर आपके रिलेशन खराब है या आपकी बहन के साथ आपके रिलेशन खराब है तो आपके रिलेशन आपकी बुआ के साथ भी खराब होंगे या आपकी बेटी के साथ ही खराब होंगे, या फिर आपके रिलेशन आपकी बुआ या आपकी बहन के साथ खराब है तो आपकी बेटी के साथ भी खराब होंगे। अगर आपका रिलेशन हर एक रिलेशन के साथ में खराब है बुध से रिलेटेड, तो आप ये मान चलिए कि बुध आपकी कुंडली में मारक होकर बैठा हुआ है, जो आपका जो यश है उसका नाश करेगा, आपका जो मेंटल पीस है उसका नाश करेगा, आपका फोकस का नाश करेगा, हर एक वो चीज का नाश करेगा जिससे आपको तकलीफ हो सकती है। और अगर उस प्लैनेट से रिलेटेड कुछ रिश्ते आपका साथ दे रहे हैं, कुछ रिश्ते न्यूट्रल हैं और कुछ रिश्ते आपके लिए बहुत दिक्कत पैदा कर रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि वो जो प्लैनेट है आपकी कुंडली में जो उस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन सा है। तो वहां पे आपको ये समझनी गलती नहीं करनी है कि अगर आपकी बहन के साथ रिलेशन खराब हो रहे हैं छोटी बहन के साथ में तो उसके पीछे बुध देव है, नहीं। तब आपको ये समझना होगा कि तब जैसे कि स्कॉर्पियो लगन की कुंडली की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपकी छोटी बहन के साथ रिलेशन खराब हो रहे हैं तो यहां पर आप ये समझने की गलती मत कीजिए कि इसके पीछे बुध देव है, नहीं, इसके पीछे शनि देव है। इस तरीके से आप सूक्ष्म विवेचन करके आप ये समझ पाने में कामयाब रहेंगे कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह अच्छा है और कौन सा ग्रह खराब है। अब अगर हमारे इष्ट देव यानी कि गुरुदेव हमारे मातृ भाव में होंगे तो हमें क्या देंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं। सुख भाव में बैठे हमारे बृहस्पति देव आपकी माता के साथ रिलेशन अच्छा करेंगे, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि आपकी माता भी उच्च दर्जे की ज्ञानवान होंगी। साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है कि आपकी जो माता हो सकता है वो सरकारी नौकरी में हो सकता है, वो कोई टीचर हो, वो टीचर सरकारी भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। अगर जातक अपनी माता का अनुसरण करता है और अपनी माता के दिखाए हुए मार्ग पर चलता है तो आप ये यकीन मानिए कि जातक की मां के द्वारा दिया गया ज्ञान और सलाह जातक को एक उच्च दर्जे का व्यक्ति बनाएगा ही बनाएगा। बृहस्पति देव अपनी दशा अंतरदशा में जातक को घर गाड़ी मकान का सुख दिलवाएंगे। यहाँ पर इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करना है। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको अपनी माता की सलाह लेके करना है। जहां तक ये देखने को मिला है कि अगर जातक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करता है तो उसको नुकसान देखने को मिलता है। कभी भी अगर जातक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम कर रहा है तो उसको अपने छोटे भाई बहनों का ही सहारा लेना है। उनके नाम से अगर वो कार्य करता है, अगर जमीन खरीदता है या घर खरीदता है और इसका कोई व्यवसाय करता है तो उसको अपने नाम से कदापि नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के मातृ भाव में बैठे होने की वजह से जातक व्यवसाय के माध्यम से जितना भी धन अर्जित करेगा उसका अगर 10% वो अपने किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को दान में देता है तो उसके उस धन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ध्यान रखिए, कभी भी उसको यह धन किसी भी धर्म स्थान पर दान में नहीं देना है, कभी भी किसी मंदिर निर्माण में यह धन नहीं देना है। अगर वो ये धन किसी मंदिर निर्माण में या धर्म स्थान में देता है तो उसके जीवन में उसको दुखों का सामना करना पड़ेगा। तो आपको इस चीज से हमेशा बचने की कोशिश करनी है। मातृभाव में बैठे बृहस्पति देव जब अपनी 5वीं दृष्टि से आपके मृत्यु भाव को देखेंगे तो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि जातक की उम्र को तो वो लंबा करेंगे ही करेंगे, जातक को एक उच्च दर्जे का रिसर्चर बनाएंगे, जातक की कीर्ति जातक की ख्याति को वो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। जातक अगर रिसर्च के फील्ड में कुछ कार्य करता है तो उसमें उसको सफलता दिलवाएंगे। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जातक अपना जो भी कार्य करता है चाहे वो एज ए एस्ट्रोलॉजर के रूप में करता है, क्योंकि मृत्यु भाव को दृष्टि माध्यम से देखने की वजह से बृहस्पति देव उसको एक उच्च दर्जे का एस्ट्रोलॉजर भी बनाएंगे। अगर लग्नेश की स्थिति अच्छी होती है और बृहस्पति देव पर किसी मारक या बाधक प्लैनेट की दृष्टि नहीं आती तो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि जातक एक उच्च दर्जे का एस्ट्रोलॉजर भी बन सकता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर बनते हैं या अगर आप किसी के सलाहकार बनते हैं तो आपको अपनी सलाह का कभी भी फायदा नहीं उठाना है। आपको जो ज्ञान और विवेक और बुद्धि भगवान ने दी है, जो गुरुदेव ने दी है, उसका आपको फायदा नहीं उठाना है। आप अगर सही मार्गदर्शन करेंगे तो आप ये यकीन मानिए आपके जीवन में जो ग्रोथ होगी वो धीमे जरूर होगी लेकिन वो सस्टेन करेगी। आप अगर ज्यादा ग्रोथ के चक्कर में किसी को मैनिपुलेट करते हैं या फिर आप अपने ज्ञान का गलत फायदा उठाते हैं तो आप ये यकीन मानिए कि आप जो भी धन अर्जित करेंगे वो आपकी संतान या आपकी पत्नी के माध्यम से वो धन का नाश हो जाएगा या फिर आपका वो धन बीमारियों पर खर्च हो जाएगा। तो आपको इन सारी चीजों से बचना है। मातृभाव में बैठे
बृहस्पति देव जब अपनी 7वीं दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जातक एक उच्च दर्जे का एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, जातक किसी का सलाहकार बन सकता है, जातक एक उच्च दर्जे का कंसल्टेंट बन सकता है, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकता है, फाइनेंस की फील्ड में वो अच्छा धन अर्जित कर सकता है। बस आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपने ज्ञान का और अपनी मैनिपुलेशन स्किल्स का गलत फायदा नहीं उठाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इसका नुकसान देखने को मिलेगा। और अगर आप अपने इन बुराइयों को कंट्रोल कर पाते हैं और आप बृहस्पति देव के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं और वृश्चिक राशि के जो ट्रेड्स हैं उनको फॉलो करते हैं, उनके गुण को आप बढ़ाते हैं और अवगुणों को नियंत्रण रखते हैं, तो आप ये यकीन मानिए कि आपको जो 10th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट, आप जो धन अर्जन के लिए जो भी कार्य करेंगे आपको उसमें फायदा ही देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपके माता के स्वास्थ्य पे भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। मातृ भाव में बैठे बृहस्पति देव जब अपनी 9वीं दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखेंगे तो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि आपके व्यय को तो वो बढ़ाएंगे, लेकिन आपके व्यय जितने ज्यादा होंगे आपके धन उपार्जन के रास्ते भी उतने ज्यादा ही खुले होंगे। ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको जो धन खर्च करना है वो कभी भी किसी धर्म स्थल पे कतई भी नहीं करना है। आपको मंदिर निर्माण में या फिर किसी को दान देने में ये धन बिल्कुल भी खर्च नहीं करना है। अगर आपको किसी की मदद करनी है तो आप उसको भोजन करा दीजिए, आप उसको खिला दीजिए, लेकिन आपको अपने धन का दान किसी को नहीं देना है। साथ ही साथ आपको एक और चीज से बचना है, आपको अपने किसी रिश्तेदार और किसी दोस्त को, किसी बंधु को भी अपना धन नहीं देना है उधार। अगर आप ये धन उधार किसी को देते हैं तो आप ये यकीन मानिए कि ये पैसा आपका मर जाएगा। उस चीज से बचने के लिए आपको ये धन किसी को उधार नहीं देना। अगर आपको किसी की मदद करनी है तो आप उस चीज से रिलेटेड उसकी मदद, आप अपने ज्ञान के माध्यम से उसकी मदद कर दीजिए, आप एक रास्ता दिखा दीजिए, आप उसके लिए एक रास्ता बना दीजिए। लेकिन कभी भी अगर आप किसी को धन दे रहे हैं तो आप ये सोच के धन दीजिएगा कि ये धन आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर वो धन आपको वापस मिल भी जाता है तो आप उस धन का यूज कभी भी खुद के ऊपर कदापि मत कीजिए। वो धन उठा के अपनी माता को या अपनी पत्नी को दे दीजिए, या फिर अपने पुत्र को दे दीजिए, या अपनी पुत्री को दे दीजिए। वो उस धन का क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आपको उनसे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो उस धन को किसी को दे दें, खा ले, पी ले या कुछ भी करें, आपको उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ये यकीन मानिए कि आपके जीवन में जो बड़ी विपदा आने वाली है आप उसको टाल पाने में कामयाब हो जाएंगे। ये देखिए कि आपके कुंडली में जो बृहस्पति देव है या आपके इष्ट देव है, किस तरीके से, जिस भाव में वो बैठ रहे हैं, किस तरीके से वो उस भाव से रिलेटेड आपको संदेश दे रहे हैं, और ऐसे वो कौन से कार्य हैं जिसको आपको नहीं करना है। आप अगर उसको नहीं करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि वही आपके इस जीवन का आपका वो पश्चाताप है, आपका वो कर्म है जो आपने पूर्व जन्म में किया था। या आप ये भी समझ सकते हैं कि आपने जो किसी के साथ अनहित किया था उसका आप पश्चाताप कर रहे हैं इस जन्म में। मगर आपको इस चीज का हमेशा ध्यान देना है कि आप वो जो धन अपनी पत्नी को या अपने पति को या अपनी माता को या अपनी बेटी या बेटे को देते हैं उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। अगर आपके मन में ये पछतावा आ गया, हो सकता है वो जो धन हो वो बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है वो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए हो, और वो सोचे कि आप उनको दे रहे हैं और वो कैसे खर्च कर रहे हैं। आपके अंदर उसे जानने की क्यूरियोसिटी है कि वो धन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, आप पता लगा रहे हैं, आप इनडायरेक्ट वे में पता लगा रहे हैं। तो आप ये यकीन मानिए कि आपके अंदर जो पश्चाताप आना चाहिए था वो नहीं आया है। बस आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो भी ट्रेड्स हैं बृहस्पति देव के, या जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो क्रिया आप ठीक वैसे ही नहीं कर सकते तो आपका वो क्रिया करना व्यर्थ है, बेकार है। और अगर आप वैसे ही क्रिया करते हैं, वैसे ही जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आपको मैं रेमेडी बता रहा हूँ या जो भी मैं आपको कर्म बता रहा हूँ या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप वैसे करते हैं तो आप ये यकीन मानिए कि आपने जो अपने पूर्व जन्म में पाप किए हैं, आप अपने उन पापों का क्षय कर रहे हैं, आप उसका पश्चाताप कर रहे हैं, आप उनका पश्चाताप भली भांति कर पाने में भी कामयाब होंगे। मगर इस बारे में मत बिल्कुल सोचिएगा कि वो जो पैसा जा रहा है, वो धन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है और क्यों जा रहा है। यकीन मानिए कि अगर आपने ये चीज बिल्कुल ठीक वैसे ही की जैसा मैं आपको बता रहा हूँ या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये धन आपकी जिंदगी में किसी ना किसी और माध्यम से आपके पास भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपने ये चीज की, आपने जानने की कोशिश की, आपने इनडायरेक्टली उनको गाइड करने की कोशिश की कि ये इस धन का यूज इस तरीके से करो, तो आपका जो मनोरथ होगा, आपका जो प्रयास होगा वो विफल हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो इसका मतलब सीधा होगा कि आप बृहस्पति देव के दिखाए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, आप उनके मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। और जब आप ऐसा करेंगे, आप खुद देखिए ना कि आपके जीवन में अगर आपका कोई पुत्र या पुत्री है, या आपका कोई पत्नी है, या आपके कोई पति है, या आपके पेरेंट्स ही हैं, या आपके मित्र ही हैं, अगर आपकी बात नहीं मानते हैं तो आपको बुरा लगता है ना। वो बुरा हो सकता है आपको 10 सेकंड के लिए लगे, या 10 घंटे के लिए लगे, या 10 महीने के लिए लगे, या 10 साल के लिए लगे।
लेकिन आपको वो जो बुरा लगा होगा, उस बुरे में आप हो सकता है आप कुछ ज्यादा बुरा कर दें उसका, क्योंकि आपको वो गलत लगा, या फिर आपके उस क्षण में आप अपने मित्र का जो साथ नहीं दे रहे हैं, या आपका मित्र आपका साथ नहीं दे रहा है, और उस समय जो आपके दुश्मन है, जो आपके शत्रु हैं, वो आपके ऊपर अटैक कर दे और आप अपने मित्र का या आपके मित्र आपका साथ ना दें, तो आपका जो नुकसान होगा या आपके मित्र का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा। ठीक उसी तरीके से हम अगर अपने इष्ट देव को कुछ देर के लिए अपने से दूर करते हैं या उनको अलाइन नहीं करते हैं, तो मारक या बाधक प्लैनेट की वजह से हमारे जीवन में जो भी दिक्कतें आने वाली, जो भी समस्याएं आने वाली हैं, उनसे हमें कौन बचाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर हम अपने जीवन में इष्ट देव को अपने साथ अलाइन कर पाने में कामयाब हो जाते हैं, तो हमें उनकी दशा अंतरदशा का इंतजार करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब वो ऐसी कौन सी रेमेडी है जो मातृ भाव में बैठे बृहस्पति देव और दृष्टि माध्यम से देख रहे मृत्यु भाव, कर्म भाव और व्यय भाव को अच्छा कर सकते हैं। तो आपको हर गुरुवार को पीपल के वृक्ष पर एक दिया जगाना है और उनकी पूजा करनी है। ध्यान रहे, यह पूजा आपको प्रातः काल करनी है। सूर्य उदय होने के बाद में जितनी जल्दी हो सके आप ये पूजा कीजिए। पीपल के वृक्ष के नीचे आप दिया जगाइए और उनका पूजन कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ये यकीन मानिए कि हमारे जो इष्ट देव हैं आपकी कुंडली में बैठे हुए, आपको किसी भी समस्या में आप घिरते हैं तो आपको उससे वो बाहर निकाल के लाएंगे। और अगर आपका कोई भी भाव मारक या बाधक प्लैनेट की दृष्टि में आता है और आप कुछ चाहते हैं और उनकी दृष्टि माध्यम से या उनकी दशा अंतरदशा की वजह से अगर आपके जीवन में कोई बड़ा दुख या परेशानी आने वाली होगी, तो आपको उससे भी वो बाहर निकालते दिखाई देंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से वृश्चिक राशि में हमारे जो गुरुदेव हैं वो कैसे लग्न से लेके मातृ भाव तक हमें क्या संदेश दे रहे हैं, और उन संदेशों को समझकर अगर हम अपने कर्मों का चयन करते हैं, हम वो हर चीज करते हैं जो बृहस्पति देव हमें बताना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, और रेमेडी के माध्यम से अपने कर्म करते हैं, और साथ ही साथ जो हमने डोंट्स बताए वो करते हैं, तो आप ये यकीन मानिए कि लग्न से लेके मातृ भाव तक जो भी हमने आपको बताया है उसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बस आपको इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना है कि जो अदर प्लैनेट की जो पोजीशन है वो पोजीशन हमारी जिंदगी में कितना व्यवधान उत्पन्न कर रही है। अगर वो ज्यादा व्यवधान उत्पन्न कर रही है तो हमें उनके ट्रेड्स को समझना होगा, उनके संदेशों को भी समझना होगा और उनकी रेमेडी भी करनी होगी। ये जो मैं आपको बताता चल रहा हूं इष्ट देव के रिजल्ट, ये मैं इंडिविजुअल बेसिस पे बताता चल रहा हूं। हमारी कुंडली में 9 प्लैनेट होते हैं और 9 के 9 प्लैनेट हमारी कुंडली के विभिन्न भावों में जहां वे बैठे होते हैं और दृष्टि माध्यम से जिस भी घर को वो देख रहे होते हैं उस घर पर वो इन्फ्लुएंस डालते ही डालते हैं। अब ये इन्फ्लुएंस कितना होगा ये उनकी डिग्री पर डिपेंड करता है और हमारे गोचर पर डिपेंड करता है और उनकी दशा अंतरदशा पर डिपेंड करता है। साथ साथ इस पर भी डिपेंड करता है कि वो हमारी कुंडली में योग कारक है, अति योग कारक है, मारक है या फिर बाधक है। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि हमारी कुंडली में कोई भी ग्रह अगर योग कारक है या अति योग कारक है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कुछ लोगों की कुंडली में ये भी देखने को मिलता है कि कोई ग्रह उच्च का होके बलाबली होकर बैठा हुआ है और फिर भी वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, वो मारक बन के बैठा हुआ है। वो कैसे होता है? वो हमारी कुंडली में जो अदर प्लैनेट होते हैं मारक या बाधक, वो दृष्टि माध्यम से उसको मारक बना रहे हैं। उस कंडीशन में हमें उसका ट्रीटमेंट करना होगा, उनकी रेमेडी करनी होगी। और जब तक हम उनकी रेमेडी नहीं करेंगे, उनके बताए हुए संदेशों पर नहीं चलेंगे, उनके मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक हम अपने उस मारक प्लैनेट को या बाधक प्लैनेट को शांत नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ हमारे जो योग कारक प्लैनेट है उसके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। तो आपको ये सारी चीज भली बात ही समझनी होगी। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको हर एक चीज को डिटेल माध्यम से समझाता चलूं। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है या फ्लो के माध्यम से मैं कुछ इधर से उधर कर गया हूं, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सेले सेले एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।